सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से दरवाजा खटखटाया है, दस्तक दी है। इस बार उन्होंने अपनी याचिका में और बदलाव किए हैं, अमेंड की है अपनी याचिका। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी, उसी के तहत अपनी याचिका को सोनम वांगचुक को जेल से छुड़वाने के लिए जो याचिका दायर की गई है उसके अंदर बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्यवाही और असहमति को चुप कराने की कोशिश बताया है। जी हां, आपने बिल्कुल सुना है। डॉक्टर गीतांजलि अंगमो, जो लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा है कि उनके पति की जो गिरफ्तारी है वो गैरकानूनी है, मनमानी है और पुरानी बेकार एफआईआर पर आधारित है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी हिरासत का जो आधार है, किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है, उन्हें समय पर दिए ही नहीं गए, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 5 का खुला उल्लंघन है, ऐसा सोनम वांगचुक की वाइफ का कहना है। और जो ये अमेंडेड याचिका दायर की गई है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये जो केस है गीतांजलि जे एंगमो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो सोनम वांगचुक के मामले पर दायर किया गया है, उनकी रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस पिटीशन दर्ज की गई है। और जानेंगे कि ये अमेंडेड याचिका के अंदर क्या क्या है और इससे क्या सोनम वांगचुक का केस स्ट्रांग हो रहा है या उसमें कमियां आ रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है या फिर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश का है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप कर दीजिए। और क्योंकि आज के सेशन के अंदर पूरी इस अमेंडेड याचिका के अंदर क्या क्या बताया गया है वो सब कुछ आप जानने वाले हैं और पूरा लीगल एनालिसिस जानने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप दे दीजिए, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। तो आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, पर्सनली मैं आपके सवाल का इस लाइव सेशन के दौरान जवाब भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम इस केस की जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है और क्यों ये अमेंडेड याचिका दायर की, उसके पीछे की कहानी को समझ रहे हैं। इस केस को समझने के लिए हमें सितंबर 2025 की घटनाओं को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा 5-7 सेकेंड के लिए, जब लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय क्या हुआ था, स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हो गई थी, वायलेंस थोड़ा सा भड़क गया था और कुछ ही दिनों बाद सोनम वांगचुक को दुनिया भर में अपने शांतिपूर्ण पर्यावरण अभियानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। उनकी पत्नी जो डॉक्टर गीतांजलि एंगमो है, उन्होंने तुरंत अनुच्छेद 32 किसके बारे में बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक हैबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल की थी ताकि उनके पति को रिहा किया जा सके। अब उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन किया है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने लास्ट सेशन भी किया था तो उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यानी कि सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ को अपनी पिटीशन के अंदर बदलाव करने की अनुमति दे दी है। तो अब जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई गई थी उसके अंदर जो याचिका थी उनमें संशोधन किए गए और उन संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है, अमेंडमेंट को अनुमति दे दी है, पिटीशन के अंदर अमेंडमेंट को अनुमति दे दी है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो केस है वो सोनम वांगचुक का स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यहां पर एडिशनल ग्राउंड या जो भी तर्क हैं उनको और जोड़ने की अनुमति दी गई है और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है, यानी कि अमेंडेड पिटीशन जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने जो याचिका करता है इस मामले के अंदर उन्होंने कई नए तथ्य और कानूनी आधार भी जोड़े हैं, कई लीगल ग्राउंड्स भी जोड़े हैं जो इस गिरफ्तारी को, अवैधता को पूरी तरह उजागर करते हैं। वो पूरे के पूरे जो एक्यूजेशन इस अमेंडेड पिटीशन के अंदर जो लगाए गए हैं वो भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताऊंगा।
अब बात करते हैं कि इस केस का कोर क्या है, आखिर इस अमेंडेड याचिका के अंदर जो सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है, जो ये याचिका है, इसके अंदर क्या कहा गया है। डॉक्टर अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो गिरफ्तारी आदेश था, डिटेंशन ऑर्डर था सोनम वांगचुक का, वो 5 एफआईआर पर आधारित है, लेकिन इनमें से 3 एफआईआर ऐसी हैं जो 1 साल से भी पुरानी हैं, यानी कि साल 2024 की एफआईआर हैं। 3 एफआईआर ऐसी हैं जो जिनके बेस पर सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं लगाई गई हैं और उनका वांगचुक से कोई संबंध नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि यहां पर डॉक्टर अंगमो ये कह रही हैं कि जो 5 एफआईआर हैं उनमें से 3 एफआईआर ऐसी हैं जो 1 साल पुरानी है और उन तीनों एफआईआर का सोनम वांगचुक से कोई भी संबंध नहीं है। एक एफआईआर में तो सिर्फ अज्ञात व्यक्तियों का जिक्र है, नाम सोनम वांगचुक का है ही नहीं। मतलब एक एफआईआर, 5 एफआईआर में से एक एफआईआर तो ऐसी है जो अननोन पर्सन के अगेंस्ट दर्ज है, मतलब उसमें अभियुक्त या एक्यूज्ड सोनम वांगचुक का नाम तक नहीं है, तो वो भी एक ग्राउंड बनाया गया एनएसए को। तो इस तरीके से जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं इररेलेवेंट है, ये कहना है याचिकाकर्ताओं का, यानी का सोनम वांगचुक का, उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि एंगमो का। और एक और बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चौथी एफआईआर है, इन टोटल 5 एफआईआर में से जो एक एफआईआर है उसमें सोनम वांगचुक का नाम है, पर वो भी पूरी तरह अलग घटनाओं से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने एपेक्स बॉडी ऑफ ले का सदस्य बनने का निर्णय लिया था, तो वो एफआईआर कब के लिए है, वो बिल्कुल अलग मामले से है। 5 एफआईआर में से सिर्फ एक एफआईआर के अंदर सोनम वांगचुक का नाम है, ऐसा डॉक्टर गीतांजलि एंगमो का कहना, और जिस एफआईआर के अंदर उनका नाम है वो भी बिल्कुल एक अलग घटना से जुड़ी हुई है। यानी 5 में से 4 एफआईआर में या तो उनका नाम है ही नहीं या फिर घटनाओं का उनसे कोई भी तार्किक संबंध नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहां पर गीतांजलि एंगमो ने ये कहा है या ये तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो ये गिरफ्तारी है ये स्टेल है, इररेलेवेंट है और एक्सट्रेनियस एफआईआर पर आधारित है, यानी कि पुरानी, अप्रासंगिक और असंबंधित एफआईआर का हवाला देकर गिरफ्तारी की गई है और वो पूरी तरह अवैध है। क्योंकि यहां पर जो कानून का सिद्धांत है, लॉ का जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आपको ठीक लग रही है, समझ आ रहा है सब कुछ, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कोई आप का सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यहां पर एक लीगल प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कानूनी सिद्धांत अप्लाई होता है, वो है प्रतिबंधात्मक जो हिरासत होती है, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, कि मतलब अपराध होने से पहले ही बंदे को पकड़ लो, अरेस्ट कर लो। और जो ये एनएसए है या फिर धारा 144, इस तरीके के जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानून होते हैं, इनके रेफरेंस में ही जो प्रिंसिपल है मैं वो आपको बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है तब वो उचित तभी होती है जब उसका जीवंत और किसी निकट घटना से संबंध हो और उसके साथ साथ कोई वास्तविक खतरा भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर आता है दूसरा बड़ा मुद्दा, और वो दूसरा बड़ा मुद्दा है कि हिरासत के आधार समय पर ना देना। जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया तो उनको टाइमली ये नहीं बताया गया कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। एनएसए की धारा जो 8 है, सेक्शन 8 है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो सेक्शन 8 है, उसके तहत हिरासत के पूरे आधार, जितने भी कंप्लीट ग्राउंड्स हैं, वो 5 दिनों के अंदर देना जरूरी होता है। कि जिन भी ग्राउंड्स पर, जिन भी कारणों की वजह से जो डिटेनू है उसको अरेस्ट किया गया है, उसको 5 दिनों के अंदर बताने होते हैं। अगर हम नॉर्मल कानून की बात करें, अगर हमारा इसी तरह में सीआरपीसी होता है या जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, उसके अंदर तो 24 घंटे का टाइम लिमिट होती है, एज सुन एज पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। मगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कानून है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक तरह का स्पेशल कानून है, इसके अंदर थोड़ी सी लिबरलाइजेशन है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने की। मगर उसके बारे में यह बोला गया है कि मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको पूरे के पूरे ग्राउंड बताने होंगे कि किस वजह से व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। लेकिन इस वाले मामले के अंदर, यानी कि सोनम वांगचुक के मामले के अंदर, उनको अधूरे ग्राउंड ही बताए गए, अधूरे दस्तावेज ही बताए गए
कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, और वो भी 3 दिन के बाद बताए गए। और जो बाकी के जो 4 वीडियो हैं जिनका जिक्र हिरासत में था, वो 28 दिन के बाद बताए गए कि हमने आपकी 4 वीडियो के बेस पर आपको अरेस्ट किया है। जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने उनकी सुनवाई होने वाली थी उससे सिर्फ 1 दिन पहले। यानी कि यहां पर डॉक्टर एंगमो ये कह रही हैं कि जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने के ग्राउंड्स थे वो कानून के हिसाब से तो 5 दिन के अंदर सारे के सारे बताने चाहिए थे। यहां पर 3 दिन के अंदर कुछ ग्राउंड बताए गए और बाकी के जो 4 वीडियो का हवाला लिया गया जिनके बेस पर अरेस्ट किया गया उनको 28 दिन के बाद बताया गया। और उनका यह कहना है कि यह धारा 8 और धारा 11 यानी कि सेक्शन 8 और सेक्शन 11 एनएसए दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जिससे वांगचुक को अपना बचाव करने का प्रभावी अवसर नहीं मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इस पूरे मामले में जो पिटिशनर्स की तरफ से हैं। डॉक्टर एंगमो ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सरकार ने वांगचुक के भाषणों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है ताकि उन्हें एक उकसाने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जा सके। ये याचिकाकर्ताओं का कहना है। इसके ऊपर सरकार के क्या तर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हिरासत के आधार है, उन हिरासत के आधारों में उनका एक भाषण दिखाया गया है, एक भाषण का कुछ हिस्सा दिखाया गया है जिसमें उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का जिक्र किया था। इसे ऐसे दिखाया गया मानो वे किसी हिंसक क्रांति की बात कर रहे हों, लेकिन यहां पर डॉक्टर एंगमो का अपनी अमेंडेड याचिका में यह कहना है कि उनका पूरा भाषण पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि उन्होंने कहा था कि इस देश इन देशों की तरह नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश इन तीनों देशों की तरह नहीं, लद्दाख में कोई हिंसा, पत्थर या तीर कमान नहीं होंगे, हम एक पीसफुल रेवोल्यूशन लेके आएंगे। मतलब यहां पर देखिएगा पूरा भाषण अगर कोई सुनता है तो डॉक्टर एंगमो के अनुसार यह है कि उन्होंने ये बोला था कि हमें जैसा वहां हुआ है वैसा नहीं करना, हम यहां पर शांतिपूर्ण रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। डॉक्टर एंगमो ने यह भी कहा कि उन्होंने हिंसा की निंदा की थी, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी डॉक्टर वांगचुक ने, और कभी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था। सोनम वांगचुक की जो अमेंडेड याचिका है उसमें यह आरोप है कि यह संगठित कोशिश है एक संवैधानिक नागरिक की आवाज को दबाने की। यहां पर उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 30 वर्षों से वांगचुक ने शिक्षा, इनोवेशन और एनवायरनमेंट के मैटर्स में बहुत काम किया है, जिसमें भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट्स जैसे इनोवेशन भी शामिल है। साथ ही पिटिशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले वांगचुक और उनके संगठनों के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुई, जिसमें भूमि का जो पट्टा था, जो लैंड लीज थी, वो कैंसिल कर दी गई, एनजीओ की विदेशी फंडिंग को रोक दिया गया, एफसीआरए कैंसिलेशन कर दिया गया, सीबीआई की जांच इनिशिएट कर दी और अब एनएसए के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके मुताबिक जो ये सब कुछ किया जा रहा है ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छुपाया जा रहा है। आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बताइएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, आज जो हियरिंग चली सर्वोच्च न्यायालय के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग चली उसमें क्या क्या हुआ ये बहुत समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई अमेंडेड याचिका के रिगार्ड में, जो संशोधित याचिका है उसके रिगार्ड में, जब ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने आया तो जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल ने डॉक्टर एंगमो की ओर से दलीलें दी, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो संशोधित याचिका है उसको दाखिल करने की परमिशन दी थी और उसको आज स्वीकार भी कर लिया है। यानी कि अब जो ये नए आधार जोड़े गए हैं, जैसे कि पुरानी एफआईआर है, दस्तावेजों को देने में देरी हुई है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने में देरी की गई है और प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन हुआ है, अब इनको आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में जोड़ लिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं और ग्राउंड जुड़ गए हैं विच आर इन फेवर ऑफ दी सोनम वांगचुक।
केंद्र सरकार को अब जवाब दाखिल करने के लिए, इन ग्राउंड्स पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है और यह मामला अब 24 नवंबर को दोबारा सुना जाएगा। अभी आप समझ रहे हैं कि लगभग 25, 26, 27 सितंबर के करीब अरेस्ट किया गया था, तब से हिरासत में है। पूरा अक्टूबर और नवंबर की 24 तारीख, मतलब 24 नवंबर तक तो कम से कम वो हिरासत में ही रहेंगे। ठीक है, सोनम वांगचुक, यहां पर आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस पूरे मामले के ऊपर जो लीगल इनसाइट्स हैं उसको समझते हैं, इस केस के कानूनी महत्व को समझते हैं, इसका इतना लीगल इंपॉर्टेंस क्यों है इस केस का, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, एनएसए जो 1980 का कानून है, वो भारत के सबसे सशक्त और विवादास्पद कानूनों में से भी एक है। यह सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है यदि माना जाए कि उसकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन हमारे संविधान में एक अनुच्छेद भी है, जो है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 और उसका क्लॉज 5। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 उपखंड 5 इसके लिए कुछ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देता है कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव, जैसे नेशनल सुरक्षा कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इस तरीके के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसे एक्यूज्ड के फेवर में कुछ 5 सेफ गार्ड्स भी दिए गए हैं। और वो ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हिरासत के ग्राउंड्स है ना, हिरासत के ग्राउंड या अरेस्ट के जो कारण हैं वो डिटेनू को तुरंत देने होंगे और उनको पूरी तरह बताने होंगे, और जिसकी समय सीमा 5 दिन बताई गई है। और अगर आज की जो अमेंडेड पिटीशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो सोनम वांगचुक को सारे जिन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया वो सारे के सारे ग्राउंड उनको 5 दिन के अंदर नहीं बताए गए, कुछ ग्राउंड 3 दिन में बताए गए और बाकी के बचे ग्राउंड जो 4 वीडियो के बेस पर थे वो 28 दिन के बाद बताए गए। ठीक है, जो 5 दिन की समय सीमा है, तो आरोप यही है कि जो 5 दिन की समय सीमा दी गई है कानून के अंदर उसका फॉलो नहीं किया गया और ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 22 खंड 5 का भी उल्लंघन है, क्योंकि हिरासत के आधार तुरंत और पूरी तरह बता देने चाहिए थे। दूसरा, जो व्यक्ति को प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और गिरफ्तारी बिल्कुल रियल और जब प्रॉक्सिमेट थ्रेट हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए तभी होनी चाहिए, न कि पुराने और इररेलेवेंट मामलों को ध्यान में रखकर एनएसए के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी एक सेफ गार्ड है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा एक चीज का और, अगर डॉक्टर एंगमो द्वारा जो दिए गए तथ्य हैं, जो नए ग्राउंड जोड़े गए हैं, अगर वो सही हैं और वो कोर्ट में प्रूव हो जाते हैं, जहां पुराने मामलों और भाषणों का गलत अर्थ का उपयोग हुआ है, तो यह केस भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कानूनी प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस और प्रतिबंधात्मक हिरासत यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठा सकता है ये केस। अब मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एनएसए जैसे कानूनों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है गलत तरीके से, या फिर ऐसे कानून राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है, मगर कुछ सेफगार्ड्स का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है, जो अमेंडेड याचिका दायर की गई है, सोनम वांगचुक एज पर द अमेंडेड पिटीशन ऑफ डॉक्टर एंगमो, वाइफ ऑफ सोनम वांगचुक, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश के एक सम्मानित नागरिक है जिन्होंने शांति, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी जिंदगी समर्पित की है। अगर ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, तो सवाल ये उठाए हैं किसने? याचिकाकर्ताओं ने, कि हम राष्ट्र की सुरक्षा और हम राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच रेखा कहां खींचते हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का नहीं है, बल्कि ये भी तय करने वाला है कि भारत में असहमति की आवाज कितनी सुरक्षित है, कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से एग्री नहीं कर रहे तो आपका जो
फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, फ्रीडम ऑफ डाइसेंट है, वो कितना सुरक्षित है। हालांकि जो अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उसके अंदर कुछ अपनी सीमाएं भी दी गई हैं। आपको पता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है राज्य, जैसे कि एक एग्जांपल राष्ट्रीय सुरक्षा का ही है। तो अगर आपकी जो बोलने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो रहा है तो सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यह भी कानून के अंदर बताया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, नए ग्राउंड जोड़े गए हैं, तो ये ग्राउंड जोड़ने से कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का केस स्ट्रांग हो रहा है। अब सरकार के जवाब का इंतजार है। सरकार का जवाब आएगा 24 नवंबर को, जब अगली डेट ऑफ हियरिंग है इस पूरे मामले पर। तब तक सोनम वांगचुक जेल में ही रहेंगे। ठीक है, ये मामला भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर एक लैंडमार्क केस बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और YouTube पर नया फीचर है हाइप का, वो भी आप कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लीगल एनालिसिस आगे भी मिलते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।